आज हम देखेंगे लीज ऑफ लैंड एंड इश्यूज इन जीएसटी, अ क्विक रिव्यू। तो चलो देखते हैं कि हमारा आज का डिस्कशन किस चीज के ऊपर होने वाला है। तो हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, शेड्यूल एंट्रीज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के क्या प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और एआर जो लीज ऑफ लैंड के रिलेटेड है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम ढूंढेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्तों, लैंड अगर लीज पे देते हैं तो टैक्सेशन अलग से होता है, और बिल्डिंग अगर लीज से देते हैं तो अलग से होता है। तो ध्यान रखिए कि हम लीज ऑफ लैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और डिफरेंस है लीज ऑफ लैंड और लीज ऑफ बिल्डिंग के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज लीज। लीज के अंदर हम देखते हैं शेड्यूल एंट्रीज, तो प्रीमियम भी ऐड हो जाता है, अपफ्रंट फीस भी इंक्लूड हो जाती है, राइट टू यूज रेंट आ जाता है। तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है व्हाट इज लीज। फिर आते हैं पीरियड ऑफ लीज। पीरियड ऑफ लीज भी बहुत मायने रखता है कि 30 साल के ऊपर की लीज है या उसके नीचे की लीज है जीएसटी के अंदर। फिर टाइप ऑफ लैंड, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो लैंड है या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लैंड है, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। देन हु इज द सप्लायर, क्योंकि गवर्नमेंट एंटिटीज है और प्राइवेट एंटिटीज है, तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन हो जाता है टैक्स लगाते वक्त। एंड हु इज रेसिडेंशियल, हु इज द रेसिपिएंट, इंडिविजुअल या प्रमोटर। जैसे अगर कोई सिडको से प्लॉट ले रहा है अपना घर बनाने के लिए इंडिविजुअल, तो उसके ऊपर जीएसटी का क्या प्रमाण होगा। और अगर सिडको से कोई प्रमोटर लेता है तो उसके ऊपर जीएसटी का क्या प्रमाण होगा। देन टैक्सेबिलिटी, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरना पड़ेगा या रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आखिरी में आईटीसी की भी इश्यूज हम देखेंगे, और ऐसे कई सारे सवाल आज हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ आती है बिजनेस की, कि वो बिजनेस होना चाहिए लीज ऑफ लैंड का। तो कई बार हमारे सामने सवाल आ जाता है कि कोई किसी ने सिडको से प्लॉट लिया है और वो लीज पे लिया है, अब आगे वो सब लीज पे दे रहा है किसी और को, तो इस सब लीज ट्रांजैक्शन को भी जीएसटी में आएगा क्या। तो हमको देखना पड़ेगा कि उसका अगर वो बिजनेस है तो जरूर आ जाएगा। देन स्कोप ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि स्कोप ऑफ सप्लाई जिसकी वजह से जीएसटी लगता है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, उसमें लाइसेंस, रेंटल, लीज, ये सारे शब्द इंक्लूड किए गए हैं जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज होते हैं। तो जो बंदा लीज के ऊपर दे रहा है, जो सप्लायर है, उसका बिजनेस है, तो वो लीज ऑफ लैंड ये सप्लाई की डेफिनेशन में ऐड हो जाती है। फिर हम आते हैं शेड्यूल 2, पैरा 2 ऑफ सेक्शन 71A। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पर सभी लोगों को ध्यान देना है कि एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये लैंड के लिए एक सेपरेट एंट्री है। और नीचे दिया है बी के अंदर एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग including a commercial, industrial, residential complex for business or commerce, either wholly or partly is a supply of service। तो लैंड के अंदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल ऐसा रेफरेंस नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि लैंड की कोई भी लीज हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल हो, तो हमको अलग से ट्रीटमेंट देना है। तो लैंड के लिए सेपरेट शेड्यूल एंट्री है और बिल्डिंग के लिए सेपरेट शेड्यूल एंट्री है। लैंड का डेफिनेशन दिया नहीं गया है जीएसटी में, तो लैंड के अंदर प्लॉट्स आ जाते हैं, ग्राउंड्स आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं हम गवर्नमेंट की भी डेफिनेशन हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एमआईडीसी हो गई, सिडको हो गई, या सिटी डेवलपमेंट कोई कॉरपोरेशन है, इंदौर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, नवी मुंबई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये भी लीज के ऊपर देते हैं लैंड। तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी में भी आती है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की उसमें कितनी ओनरशिप है, लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कभी लैंड अगर लीज पे देती है तो उनका क्या होगा, ये सब हमको देखना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं हम शेड्यूल एंट्रीज ऑफ रेंटिंग और लीजिंग ऑफ सर्विसेज, क्योंकि रेंटिंग और लीजिंग को एक साथ मिलाया गया है जीएसटी के अंदर। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जम्पशन है, जीरो जीएसटी लगता है, पर कब, जब अप फ्रंट अमाउंट यानी प्रीमियम कहो, सलामी कहो, कॉस्ट कहो, प्राइस कहो, डेवलपमेंट चार्जेस कहो, लीज कहो, ये
लॉन्ग टर्म लीज अगर ग्रांट होती है 30 साल के ऊपर वाली, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लॉट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और वो भी कौन दे सकता है, प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, जहां पर 50% के ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप है, और वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के कोई डेवलपर्स है, फाइनेंशियल एरिया बिजनेस एरिया वहां पर डेवलप कर रहे हैं, तो ही एग्जाम्शन है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अगर लैंड यूज हो रहा है तो वहीं पे एग्जाम्शन है। बाद में रेंटिंग एंड लीजिंग सर्विसेज ऑफ ओन और लीज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 18% जीएसटी लगेगा। तो सिडको जो है रेसिडेंशियल के लिए अगर प्लॉट देती है तो वहां पर 18% जीएसटी लगता है। नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी अगर होती है तो वहां पर भी 18% लगता है। जैसे वहां पर इंडस्ट्रियल काम नहीं हो रहा है, रेसिडेंशियल भी काम नहीं हो रहा है, मान लो प्ले ग्राउंड है, तो भी वहां पर 18% जीएसटी लगेगा उस लैंड के लीज के ऊपर। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। हमने फॉरवर्ड चार्ज की शेड्यूल एंट्री देख ली, 18% जीएसटी लगता है। अब रिवर्स चार्ज के अंदर भी 1 अप्रैल 2019 से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहला तो 5A शेड्यूल एंट्री है, जहां पर गवर्नमेंट अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ये रेंट पे देता है, लीज पे देता है, तो वो जो रेसिपिएंट है उसको जीएसटी भरना है। यानी कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अगर लैंड लीज के ऊपर रेंट के ऊपर दी है तो उस रेसिपिएंट को जीएसटी भरना है। फिर बाद में कोई सप्लाई ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स करता है तो वहां पर प्रमोटर को जीएसटी भरना है। फिर नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है 5C, यहां पर लीज वर्ड यूज हुआ है। 30 साल के ऊपर की अगर कोई लीज है वो हम देते हैं प्रमोटर के लिए, प्रमोटर को देते हैं, और वहां पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही है तो वहां पर प्रमोटर को जीएसटी भरना है। सिर्फ यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि प्रमोटर अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के पहले अगर पूरी बुकिंग कर लेता है तो उसको इससे एग्जम्पशन मिल जाता है। तो आरसीएम के अंदर भी हमको जीएसटी भरनी पड़ती है इन केसेस के अंदर। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट एआर एंड जजमेंट्स के ऊपर। जैसे सिडको की हमने बात करी, तो महाराष्ट्र के अंदर सिडको है, उसका ये बिजनेस है कि लीज के ऊपर लैंड देना है, वन टाइम प्रीमियम वो लेता है, शेड्यूल एंट्री 3 में वो आ जाता है। तो बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई, यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसके वजह से वो सर्विस भी ट्रीट हो जाती है और उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है। फिर आते हैं हम इंपॉर्टेंट एआर। ये एआर के अंदर एक राजस्थान का एआर है, वहां पर राजस्थान की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने लैंड दिया था रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो एआर में पूछा गया था कि यहाँ पर हमको एग्जम्पशन मिलेगा क्या। तो यहाँ पर जजमेंट आया कि RLDA हैज लीज ऑर्डिनरी प्लॉट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, consequently the conditions of the said notifications are not satisfied। क्योंकि हमने ऊपर देखा कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स 30 साल के ऊपर, वो भी स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एंटिटीज अगर देती है तो ही एग्जम्पशन है। तो यहां पर जीएसटी लगाना पड़ा था 18% से। फिर एक आगे और एक एआर है, वो है नागपुर इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड। ये एक इंपॉर्टेंट एआर है महाराष्ट्र का। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिला जुला काम हो गया था कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन होती है क्या, ये लैंड के रिलेटेड नहीं है पर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लीज के रिलेटेड है। तो मुझे ये लगा कि ये एआर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर कोई बिल्डर है वो लीज पे देता है प्रॉपर्टी, पर वो बना के देता है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, बना के देता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले वो पूरा वन टाइम लीज प्रीमियम कलेक्ट करता है, तो यहाँ पर उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 18% जीएसटी लगाया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट सब लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जा रहा है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए ये एआर काम आएगा। फिर आते हैं
डाइसेल टेक्नोलॉजीज का एक एआर है आईटीसी रिलेटेड। यहाँ पर वो जो एप्लीकेंट था उसने ये सवाल उठाया कि मुझे आईटीसी मिलेगा क्या लीज प्रीमियम के लिए, एनुअल रेंटल के लिए, अगर मैं लैंड लेता हूँ बिजनेस पर्पस के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा ये हुआ कि ये जो भी सर्विसेज ले रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा 17(5)(d) के अंदर, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कैपिटलाइज होगा। तो आपने को ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमने लीज अगर हम पे कर रहे हैं लैंड की, तो वो रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर एक ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क का राजस्थान का ही एक ARI, यहाँ पर ये बोला गया था कि हम 99 ईयर्स की लीज दे रहे हैं, तो हमारा सेल ट्रांजैक्शन है। पर यहाँ पर AR आया कि ये आपकी लीज एग्रीमेंट है जो कि आपने रजिस्टर्ड किया है, आप राइट टू सेल उसमें नहीं दे रहे हो, तो ये 18% GST लगेगा। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि 30 ईयर्स एंड अबव लीज करते हैं तो सेल है, वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए कुछ और हो सकता है, पर GST के अंदर वो लीज ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, डिस्टिंक्शन हमारे लिए। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अब हमारे कुछ FAQs जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो पहला FAQ हम यहाँ लेते हैं कि GST लीज ऑफ लैंड का क्या मैटर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एक GST जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री पे आया है, और यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग को हमको बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात ये है कि ये जो लीज ऑफ लैंड है वो एक सप्लाई में आ जाती है, और हमको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि GST लैंड का अलग है, बिल्डिंग का अलग है। हमको सप्लायर, रेसिपिएंट, लैंड, टाइप ऑफ लैंड, नंबर ऑफ ईयर्स, ये सारा ध्यान में रखते हुए टैक्सेबिलिटी निकालनी है। सिडको भी अभी कई कॉमन लोगों को नोटिस भेज रहा है जिसकी रेसिडेंशियल प्लॉट है, और कई बार ये कंफ्यूजन अभी क्रिएट हो रहा है। तो ध्यान रखें कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, टाइप ऑफ लैंड क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स का क्या है, रेसिडेंशियल है क्या इंडस्ट्रियल है। अब दूसरा सवाल आता है वेदर GST इज लेवेबल ऑन लीज ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट। तो ये लैंड की डेफिनेशन हमने देखी, वो GST में नहीं है। तो 30 साल के ऊपर अगर सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोई लैंड देते हैं तो ही वहां पर उसको एग्जाम किया है। जैसा MIDC है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो अगर लीज पे देता है 30 साल के ऊपर तो वहां पर GST नहीं है। पर बाकी कोई भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए कोई लीज देगा तो उसके ऊपर GST लग जाएगा। और एक प्रमोटर के लिए यहाँ पर एग्जाम्पशन है कि वहां पर वो प्रोजेक्ट बना रहा है, 30 साल के ऊपर का वो लीज लिया है, तो वो पूरे के पूरे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले बुक हो जाना चाहिए। तो बिल्डर्स के केस में वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि बिल्डर ने अगर सिडको से प्लॉट लिया है और अगर वो वहां पर प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको RCM एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज कोई सिडको से अगर घर बनाने के लिए लेता है तो 18% GST लगेगा इंडिविजुअल पर्सन को। फिर बाद में अब इसमें से हमने क्या रेमेडी है, तो हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट ने ये बर्डन रिड्यूस करना चाहिए। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो 30 ईयर्स एंड अबव के लिए लीज पे दी जाती है सिडको के तरफ से या बाकी कोई भी, तो उसका GST नहीं लगना चाहिए या कम लगाना चाहिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल शब्द नहीं रहने से GST लग रहा है, इंडस्ट्रियल लैंड्स को नहीं लग रहा है। तो ये थोड़ा हमको केस टू केस स्टडी करना पड़ेगा और उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर बाद में इसमें से क्या हम सीखे, ये सीखे कि लीज के अंदर टेनेंसी, प्रीमियम, राइट टू यूज, ये सारी चीजें आ जाती है। तो केस टू केस हमने देखना चाहिए। आजकल GST डिपार्टमेंट रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन पे बड़ा एग्रेसिव हो जाता है। तो होप करेंगे आगे कि लीज ऑफ रेसिडेंशियल लैंड के ऊपर कोई ना कोई रिलीफ होम बायर्स को मिले। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था। आपके क्वेश्चंस एंड सजेशंस आप ये मेरे fca.umesh.sharma@gmail.id पे भेज सकते हो। CA हो तो ये व्हाट्सएप ग्रुप 9822079900 पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। देखते रहिए
YouTube channel of Karniti for GST updates. Thank you.